जानकारी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बात बात में तनाव, सिर चकराना और नींद न आना, थकान और तेज धड़कन, सांस में परेशानी और नाक से खून आना हो सकते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। हाइपरटेंशन का नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मानवता के प्रति अपने दायित्व को दी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने वॉलंटियर्स से टीकाकरण अभियान से जुड़ने और मास्क, 2 गज की दूरी, साफ सफाई के साथ दवाई और कड़ाई का नया प्रण लेने का किया आह्वान। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाकर पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया। पीएम मोदी ने वैक्सीन पर अफवाहों से बचने को कहा। सरकार खरीफ विपणन सीजन में फसलों की कर रही है खरीदी। सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं से कर रही है खरीफ की खरीदी। देश भर में 558.88 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की हुई खरीद। समान अवधि में बीते साल की तुलना में हुई अधिक खरीदी। कपास की खरीदी में भी हुआ इजाफा। सरकार और किसानों के बीच हुई एक और दौर की वार्ता। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार खुले मन से और बड़प्पन से कर रही है लगातार वार्ता। किसानों की हर शंका का समाधान करने को तैयार। 19 जनवरी को होगी अगली वार्ता। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने सरकार रखेगी अपना पक्ष। और बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता की गई खत्म। प्रदेश के कृषि विभाग ने एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया निर्णय। बिहार के कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की औपचारिक घोषणा। सरकार के इस फैसले से किसानों को मिलेगा लाभ। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार था और कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। उन्होंने कहा कि कई महीनों से देश के हर नागरिक की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। इस मौके पर भावुक होकर कोरोना योद्धाओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन उदास हो जाता है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साथी कभी घर वापस नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन बचाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स,
पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने वॉलंटियर से टीकाकरण अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई के साथ दवाई भी और कड़ाई भी का नया प्रण भी लेना होगा। उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी, कड़ाई भी। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों और वैक्सीन से जुड़ी विशेषज्ञता पर पूरी दुनिया को भरोसा है। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को हमें टीकाकरण के अभियान में भी सशक्त करना है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। और राजधानी दिल्ली में 81 केंद्रों पर आज से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है। इस कड़ी में दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया।
एम्स में सबसे पहले एक स्वास्थ्य कर्मी को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। बाद में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी टीका लगवाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन संजीवनी का काम करेगी। This vaccine is going to be the final Sanjeevani in our last leg fight against COVID. Turn this battle into ultimate victory. सरकार खरीफ विपणन सीजन में फसलों की खरीदी कर रही है। सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं से कर रही है खरीफ की खरीदी। मौजूदा खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद जारी है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीदी हो रही है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 558.88 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 27.15% की वृद्धि के साथ 439.52 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई है। पंजाब का योगदान कुल खरीद का 36.28% है। 77,85,000 किसानों को 10,05,517.34 करोड़ रुपए एमएसपी पर खरीद। एमएसपी के तहत कपास के बीज की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। 84,69,173 कपास की गांठों की खरीद की गई। इसके अलावा जिससे 17,25,459 किसानों को लाभान्वित किया गया है। सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं से कर रही है खरीफ फसल की खरीदी। मौजूदा खरीफ सीजन 2021-20 के लिए धान की खरीद जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड में यह खरीदी जारी है। किसानों और सरकार के बीच कृषि सुधारों में बदलाव को लेकर शुक्रवार को नवे दौर की वार्ता हुई। हालांकि इस दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के फैसले के बाद हुई ये बातचीत कई मायनों में अहम रही। अब अगली बैठक 19 जनवरी को तय की गई है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण शुक्रवार को हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे वार्ता शुरू हुई। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि थे, तो सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद थे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार वार्ता कर रही है। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से कहा कि वो आपस में एक चर्चा करके एक मसौदा बना लें जिस पर सरकार विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मसले पर उनकी शंका का समाधान करने को तैयार है। सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने किसान संगठनों से लंगर के दौरान संवाद किया। किसानों ने भी मंत्री के साथ खाने के दौरान गुफ्तगू की। वार्ता का ये चरण इसलिए भी अहम था क्योंकि ये दौर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाने के फैसले के बाद हुआ है। सरकार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और जब कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इस दौरान सरकार और किसानों के बीच वार्ता जारी रहेगी। पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे।
कृषि सुधारों पर कांग्रेस के प्रदर्शन और राहुल गांधी के बयानों के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बयानों पर हंसती है। राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 16 जनवरी 2016 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इस शिखर सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के 200 से अधिक वैश्विक वक्ता शामिल होंगे और इसमें 24 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना का लक्ष्य व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। इसके तहत नई सोच रखने वाले युवाओं को जोड़ा जाता है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। गुजरात सरकार किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना लेकर आई है। प्रदेश सरकार इस महीने के आखिर तक 4000 गांवों को किसान सूर्योदय योजना के दायरे में लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उत्तर गुजरात के वयाड में ये घोषणा कर चुके हैं। महत्वाकांक्षी किसान सूर्योदय योजना के उत्तर गुजरात में पहले चरण का आरंभ करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी थी। और आइए अब देखते हैं कि किसान पालक की खेती कैसे करें और क्या रखें सावधानियां। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है।
फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज की जरूरत होती है। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों का अंदेशा रहता है। साथ ही लीफ माइनर, चेपा, माहू और इल्ली जैसे कीट भी पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि भूमि रसीद की जांच आवश्यक होगी। कृषि विभाग ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया। कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी औपचारिक घोषणा की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभाग ने निर्णय लिया है कि अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों का आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं, उन किसानों के आवेदन के आधार पर पुनः सत्यापन की कार्रवाई कराई जाएगी। अब अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर किसी भी किसान का आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे अभियान के तहत जैविक खेती की जा रही है। गंगा नदी के दोनों छोरों पर मौजूद किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही ये किसान अपने उत्पादों को ब्रांड के रूप में चमोली जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए उद्यान बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इससे एक और किसानों की आय में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रासायनिक पानी सीधे गंगा में जाने से निजात भी मिली है, जिससे गंगा भी निर्मल हुई है। नमामि गंगे मुहिम के तहत गंगा किनारे दोनों छोरों पर 5 किलोमीटर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। मकसद है कि रासायनिक जल गंगा की धारा को प्रदूषित ना करे। चमोली जिले में कुल 11 क्लस्टर में 550 किसानों को जोड़ा गया है। 220 हेक्टेयर में खेती की जा रही है। 11 क्लस्टर जनपद के अंतर्गत चयनित किए गए थे, जिसमें विकासखंड जोशीमठ है, उसमें 2 क्लस्टर थे। विकासखंड ये दशोली में हम इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पे 5 क्लस्टर थे। और इसी तरीके से एक आगे इसका विकासखंड है कर्णप्रयाग, वहाँ पर 4 क्लस्टर थे। तो ये हर एक क्लस्टर लगभग 20 हेक्टेयर का था। तो इस तरीके से नमामि गंगे के तहत जो हमने शुरुआत की थी वो 220 हेक्टेयर से की थी। 220 हेक्टेयर में लगभग हमने 550 किसानों को जोड़ा था। हमने कोलीम गांव का दौरा किया। 90 परिवारों के इस गांव में लोग जैविक खेती से जुड़े हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत आज गांव में ड्रम, स्प्रे मशीन और ये जैविक पिट बनाने के जो है वो मिले हैं। इसका लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पहले लोग अपने गोबरों को जो है नाली में डाल देते थे, जिससे हमारा प्रदूषण भी, नदी भी जो है दूषित हो रहा था। आज जो है उस गोबर को इस जैविक पिट में डाल के लोग इसका सही सदुपयोग कर रहे हैं और अपने खेतों में इसका जैविक उत्पाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और अपना शुद्ध जैविक खेती कर रहे हैं। चमोली जनपद में एक खास पहल हुई है। जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए उद्यान बाजार खोला गया है, जिसके तहत गंगा किनारे खेती कर रहे किसान अपने ब्रांडेड उत्पादों को यहां लाकर बेच रहे हैं, जिसके खरीदार भी खूब हैं। हमारे कम से 10-15 प्रोडक्ट आते हैं सर, जिसमें सर मतलब गैस की दाल हो गई और राजमा हो गया और सब्जियां होगी सर, राई होगी और गोभी, अदरक और
सर ये जैसे मतलब पिनालू तेड़ो गांव का सर, ये वाले प्रोडक्ट आते हैं। गोपेश्वर के इस उद्यान बाजार में आप देखेंगे कि नमामि गंगे के तहत जितनी भी वहाँ किसानी खेती हो रही है, वहाँ के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ज़िले के जितने भी प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका जो मुनाफा है वो सीधा किसानों तक पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर भी वो किसान आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, गोपेश्वर। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट।